So yes, hello guys, good evening. Welcome back to Mardarshan by ITIANS. So first of all, I would like to welcome all of you to this beautiful platform Margdarshan. तो guys, Margdarshan पे आज जो हमारा क्लास है, बेसिकली we will be preparing for the interview. जो कि अभी जानते हैं आप लोग, बाहर के एनपीसीआर में जो इंटरव्यूज आपके लाइंड अप है, इसी की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। हमारे 3 बैचेस जो चल रहे हैं, 3 कोर्स चल रहे हैं, जिस परमाणु अभियान एंड चयन। अब परमाणु अभियान और चयन में फर्क क्या है? चयन एक डेडिकेटेड इंटरव्यू पूरा कोर्स है, डेडिकेटेड इंटरव्यू कोर्स, जिसमें 100 से 150 आवर्स का आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव प्लस रिकॉर्डेड कंटेंट मिल रहा है। परमाणु बैच क्या है? परमाणु बैच आपका ये मॉक प्रैक्टिस बैच है। अभियान बैच भी सेम है, आपका मॉक प्रैक्टिस बैच है, बट जो परमाणु बैच है इट इज टोटली ओरिएंटेड टुवर्ड्स बार्क एंड एनपीसीआईएल, टुवर्ड्स बार्क एंड एनपीसीआईएल। अब इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, परमाणु बैच में आपको 5 मॉक इंटरव्यू मिलेगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन मटेरियल मिलेगा, बार्क एनपीसीआईएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, टेक्निकल अप्रोच, फीडबैक गाइडेंस, टेक्निकल सेशन, 1-to-1 पर्सनल अटेंशन आपको मिलेगा। तो आप लोग जाकर परमाणु बैच में एनरोल कर सकते हैं अगर आप लोग डेडिकेटेड है फॉर ओनली मॉक इंटरव्यू, जो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है। अब जो टेक्निकल स्ट्रांग जिसको बनना है, जिसको बार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशंस चाहिए, जिनको कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज प्री गेट में रहता है बच्चा, प्री गेट एंड पोस्ट गेट दोनों डिफरेंट थिंग होती है। पोस्ट गेट में प्री गेट वाली चीजें नहीं पूछी जाती है, और जो पोस्ट गेट में पूछी जाती है वो प्री गेट में नहीं पूछी जाती। ओके, तो ये फॉर मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एसी के लिए ब्रांच है। इसमें 100% सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप लोगों ने उसको डेडिकेटेडली फॉलो किया। 100 से 150 आवर्स का लाइव प्लस रिकॉर्डेड कंटेंट है, पैनल मॉक इंटरव्यू, इंटरव्यू प्रिपरेशन मटेरियल, फीडबैक गाइडेंस, लाइव डॉट सॉल्यूशन, ये पूरा फुल इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स है। यूनिकनेस क्या है? टॉट बाय मल्टीपल पीएसयू एक्सपर्ट्स, स्ट्रक्चर्ड एंड सब्जेक्ट वाइज कोर्स है, 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, सिमिलरली अब जो बच्चा जिसको आईओसीएल वगैरह की जो तैयारी कर रहा है ना, उसको ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क करने होते हैं, क्योंकि आईओसीएल में, एचपीसीएल में जीडीजीटी होता है। तो जीडीजीटी के लिए एक ही बैच है, वो है अभियान बैच। ऑलरेडी इस पे हम लोगों ने करवा दी, तो इसमें एक्स्ट्रा आपको मिलेगा जीडीजीटी विद एचआर का ट्रेनिंग। तो परमाणु बैच के सेम फीचर्स है इसमें, सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा जीडीजीटी है। ओके, तो आप लोग इसके एनरोल कर सकते हैं। कहाँ से एनरोल कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन से कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में इसकी लिंक आती है, आप लोग जाकर एनरोल कर सकते हैं। प्राइस काफी किफायती है। अभियान इज 1999, चयन इज 3999 एंड उस परमाणु इज 1499 का प्लान है। ओके, यू कैन एनरोल एंड यू कैन यूटिलाइज मार्गदर्शन, जो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी आप लोग के लिए बेटर कोर्स लेके आया, बिकॉज यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग का ही, केमिकल इंजीनियरिंग के फैकल्टी आप लोग को लीड कर रहे हैं। ओके, आलतू फालतू की कोचिंग नहीं है, पूरा डेडिकेटेड इंटरव्यू पैनल है, डेडिकेटेड इंटरव्यू। हमारी जो टीम है वो ऑलरेडी पीएसयू वर्किंग टीम है। मयंक अग्रवाल ऑलरेडी वर्किंग इन आईओसीएल। नए फैकल्टीज आप लोग, नए फैकल्टी आ रहे हैं। प्रशांत यादव ऑलरेडी सिलेक्टेड इन एचपीसीएल, एचआरआरएल में सिलेक्ट हो चुके हैं। एचपीसीएल का तो उनका रिजल्ट अभी आया नहीं है। उसके बाद आईओसीएल सिलेक्टेड है, आईओसीएल में वर्किंग है। आरसीएफएल भी सिलेक्टेड है। तो न्यू फैकल्टी कमिंग फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, जाकर आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं मार्गदर्शन को। ठीक है, कमिंग टू ये बार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपको दिखा देता हूं मैं। जो भी स्टूडेंट अभी एनरोल करेगा, इसको मैं पब्लिक नहीं करूंगा, ना ही मैंने पब्लिक किया है। देख सकते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन कोरा से, इधर उधर से, सब जगह से उठाए हैं। इनके क्वेश्चन 286 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। 300 क्वेश्चन उठाया, 300 क्वेश्चन अभी सोल्यूशन करवाएंगे एक के बाद एक। ओके, तो चलते स्लाइड्स की ओर। तो हम लोग थे हमारे लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था बेसिक्स। 2 क्लासेस हम लोग ने ले चुके हैं, जिसमें मैंने बेसिक्स के ऊपर में फोकस किया है। तो आज मैं बेसिक्स को थोड़ा सा एडवांस करूंगा। थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का जो पहला कॉन्सेप्ट होता है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वही पॉइंट को मैं आज लेने वाला हूँ। उसके बाद फर्दर मूव ऑन करेंगे हम लोग, और थोड़ा सा डीप में जाएंगे। ओके, ठीक है। तो बताइए मुझे, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग? व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल? कैन यू टेल मी? यस प्लीज गो ऑन, बताओ, बोलो, बोलो गाइस। So reaction rate, रिएक्शन रेट, यस, मोर, मोर बताओ। Kinetics of the reaction, basically forward and backward reaction kinetics. काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, यस, देन और बताओ। Temperature, pressure condition, information about the equilibrium. ओके, टेम्परेचर, प्रेशर, कंडीशन, फाइन। मोर मोर मोर, मोर बताओ। so reactor design, रिएक्टर डिजाइन, ठीक है, और बताओ।
और बोलो, और भी बताओ, और भी बोलो। देखो, तो जो चीजें आपने बोली वो तो होती ही होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। ओके, बट हम केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में मोस्टली मास बैलेंस करते हैं, एनर्जी बैलेंस करते हैं, नहीं करते, है ना? हाँ उसके सर बाद करते हैं। काइनेटिक्स, उसके बाद जो रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या प्ले करता है, थोड़ा इसके बारे में आप लोग बताइए। व्हाट डज द रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक प्लेज इन केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, प्लीज टेल मी। व्हाट इज ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो ये क्वेश्चन है, बार प्रीवियस क्वेश्चन बहुत पहले पूछा जाता है। आंसर बताइए इसका कि थर्मोडायनेमिक्स It gave us information about the reaction happening and also about the which extent of the reaction. Basically, these two things are informed by the thermodynamics. reaction happening and extent of the reaction. Extent of the reaction. Okay, so does thermodynamic plays any role in the kinetics of the reaction? Does thermodynamics plays any role in the kinetics of the reaction? Bolo. If we take temperature into account, then obviously thermodynamics play a crucial role. Yes, so what is that role? How does it play? That only I am asking you. That's the question. आप लोग Give us information about the exo and exothermic reaction. रिवर्सिबल रिएक्शन आप लोग पढ़े है कि नहीं पढ़े? Yeah, but studied. इसमें आप लोग K1 K2 लगाते हैं। Yeah. K इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ रेट Forward and backward reaction. फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। Backward नाउ दिस K इक्विलिब्रियम इज कनेक्टेड टू, कैसा कनेक्टेड होता है ये? बोलो। This equation gives energy. हाँ, सर अगर गिब्स फ्री एनर्जी सर अगर नेगेटिव होगा तो फिर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और वो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। डेल्टा जी, मैं ये इस इक्वेशन के बारे में आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े? डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम पढ़े? यस सर। ओके, तो अब डेल्टा जी आप कह रहे हो कि डेल्टा जी, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव द रिएक्शन इज spontaneous, right? And the reaction move in the forward direction, am I right? If the delta Yes, G sir. is positive, then is it non-spontaneous and reaction move in the backward direction, am I right? सर मतलब रिएक्शन नहीं होगा फिर। बैकवर्ड डायरेक्शन और रिएक्शन डज नॉट अकर, है ना? बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, Yes. रिएक्शन होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा वो। कौन बोला There रिएक्शन? is a difference between backward direction and reaction not happening. हाँ, इसका मतलब यही है ना कि अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो रिएक्शन हैपनिंग ही नहीं होगा, बैकवर्ड कैसे जाएगा? यस यस, फाइन, ग्रेट, यू आर राइट, यू आर राइट, ठीक है। बट अगर मान लीजिए इस इक्वेशन में अगर मैं बात करता हूं, आप जो कह रहे हैं, अगर मान लीजिए मेरा डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, तो जिस डायरेक्शन में आपको जाना था उस डायरेक्शन में आपका नहीं जा रहा है रिएक्शन, आपको जो डिमांड थी, आपको जो फेवर था, वो नहीं हो रहा है, वो उल्टा हो रहा है, उसके अतिरिक्त वो उल्टा हो रहा है। समझ गए? आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट था बी, और आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बी था, आपको फॉर्म बी करना था। ओके, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना जाकर वो उल्टा हो रहा है, वो एक ही डिसिमेशन हो रहा है, बट बी फॉर्म नहीं हो रहा है। समझ गए क्या? इसको बोलते हैं बैकवर्ड, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। या बट इसमें गिव्स एनर्जी पॉजिटिव तो नहीं होगा, रिएक्शन हैपनिंग हो रही है तो उसकी जो गिव्स एनर्जी है वो नेगेटिव होनी चाहिए। इसी वजह से हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, उसकी गिव्स रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं, इससे उसकी गिव्स एनर्जी यूटिलाइजेशन जो होती है वो भी कम हो जाती है। वेट करो मजहर अहमद, वेट करो, आपको अभी अगले स्लाइड्स में बताता हूँ, ठीक है? वेट करो, डोंट वरी, सब मैंने ले रखा है, मेरे को पता है बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है, क्या होता है, सब चीजें एवरीथिंग। मैं बेसिक्स पूछ रहा हूँ आप लोग को, बेसिक्स पे थोड़ा बताओ, ओके? डोंट कॉम्प्लिकेट इट इन द फर्स्ट स्लाइड इटसेल्फ। मेरे कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लो, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कोई डाउट्स आएंगे तो बताना, फाइन? उसके बाद, ठीक है, डोंट कॉम्प्लिकेट इन स्टार्टिंग इटसेल्फ, ओके? तो चलिए, ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस की बात हम लोग बाद में करते हैं, आज अब अभी पहले स्लाइड में हम लोग देख लिए। ओके, तो काइनेटिक्स में आप लोगों ने ये चीज देखी। अब मुझे थोड़ा आप लोग के इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा आप लोग बताइए कि ये के इक्विलिब्रियम के बारे में आपने तो ये बोल दिया कि इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। नाउ के इक्विलिब्रियम एंड रेट कांस्टेंट, जो आपका सादा के होता है के इक्विलिब्रियम,
इसमें डिफरेंस क्या, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन दिस? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन दिस? सर जो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है वो सर फॉरवर्ड के और सर बैकवर्ड के का रेशियो होता है, हाँ तो दिस ठीक इज है। द बेसिक सर डिफरेंस। और ये के क्या होता है? ये के क्या होता है? सर सर वो के फॉरवर्ड बाई के सर बैकवर्ड बाई। तो क्या मैं इसे ये कहूँ कि ये वाला जो के है ये वाला के है ना? और ये जो के इक्विलिब्रियम है इनका दोनों का रेशियो है, क्या मैं ये कह सकता हूँ? यस सर। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, क्या के इक्विलिब्रियम हम लोग nth ऑर्डर रिएक्शन में यूज कर सकते हैं के इक्विलिब्रियम, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 1 2 इसमें यूज कर सकते हैं हम लोग? कर सकते हैं क्या के इक्विलिब्रियम को? हाँ जैसे, सर, के इक्विलिब्रियम सर किसी भी ऑर्डर में यूज हो सकता है। और क्या के यूज हो सकता है? हाँ सर, के भी यूज होता है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये वाला जो के है, रेट कांस्टेंट के, इसका कोई थर्मोडायनेमिक्स से कोई फिजिबिलिटी है? थर्मोडा थर्मोडायनेमिक्स से इसका कोई कनेक्शन है? नो सर। नहीं है। इसका है? यस सर। ठीक है। ओके। स्पॉन्टेनिटी, द वर्ड स्पॉन्टेनिटी ये कौन बताता है? कौन सा के बताता है? के इक्विलिब्रियम बताता है, रेट कांस्टेंट के बताता है? ये स्पॉन्टेनिटी इक्विलिब्रियम बताता है। के के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम बताता है। ओके। अगर मान लीजिए मैं ओके, अब मुझे ये बताइए, के इक्विलिब्रियम एंड के, आर दे डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर, आर दे डिपेंडिंग ऑन द कैटलिस्ट, और आर दे डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर इटसेल्फ? किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है के इक्विलिब्रियम एंड के? सर सर ओनली टेम्परेचर। ओनली टेम्परेचर? दोनों भी दोनों भी दोनों भी ओनली डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर इटसेल्फ? यस सर, बोथ के ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बाकी के स्टूडेंट्स ओके, Somehow आप pressure is also affected by. ओके, एक मिनट, जो भी ये ओके है आप अपना नाम चेंज करके आइए, अदरवाइज आई विल बी रिमूविंग यू। आप अपना नाम चेंज करके आइए, जैसे सुदीप और मजहर अहमद है, उनका नाम मुझे समझ में आ रहा है, तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर मी आल्सो टू टेक योर नेम, राइट? हाँ, तो जो के इक्विलिब्रियम के है, इट इज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर ओनली। डू नॉट गेट कंफ्यूज दैट के इक्विलिब्रियम के इज डिपेंडिंग ऑन प्रेशर और इट इज डिपेंडिंग ऑन द कैटलिस्ट और डिपेंडिंग ऑन द एनी अदर क्राइटेरिया और एक्टिवेशन एनर्जी इटसेल्फ। ओके फाइन। अब थोड़ा चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एक थोड़ा सा और बेसिक्स पे चलते हैं, है ना? अब थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं, बताइए? क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में? गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, Exergy. एक्सर्जी। Yeah, ओके exergy. ठीक है, एक्सर्जी को पढ़ लिया, मान लिया। ओके आगे बताइए। Internal energy के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं हम। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, Laws of thermodynamics. एंथैल्पी, बस Uh, बस बस। हम केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में इसके अलावा इसको यूज नहीं करते, ओके? हम सिर्फ इन चारों को ही यूज किया जाता है, ओके, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में, ठीक है? फाइन। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव ऑन करना चाहूंगा, आप लोग को बताना चाहूंगा। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि अभी मैंने बात करी थी आपसे, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सभी लोगों से, सभी लोग को पता तो होता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेशन ऑफ मास, आप लोग 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं, तो कोई मुझे बिना देखे स्लाइड स्लाइड को बिना देखे आप लोग क्या मुझे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन बताएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में थोड़ा बताइए, बताइए। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंजर्वेशन ऑफ मास? एक्सप्लेन मी, डिफाइन मी, नॉट एक्सप्लेन मी। Over to you. बोलो। So mass can neither be created nor be destroyed. So if we are assuming a system, तो सर उसमें जो भी मास एंटर कर रहा है वो सर मतलब, और अगर वो स्टेडी स्टेट है तो फिर सर उतना ही मास एग्जिट भी करेगा। ओके, एनीबॉडी एल्स? अमन, मजहर? so simply mass in is equal to mass out. This is the law conservation ये बोलने जाओगे, energy system. सिंपली कुछ नहीं बोलना है इंटरव्यू में, सिंपली बोलोगे ना कि सिंपली मास इज, ये प्रीगेट वाली चीज है, ये समझ ली, बट यहाँ पे एक्सप्रेस करना है। इंटरव्यू में चीजें एक्सप्रेस करनी होती है। when you express, when you deliver the things, then only you are going to select it.
You do not have to say simply conservation of mass means and mass in equal to mass in is equals to mass out. उसमें कोई accumulation नहीं हो रहा है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई जनरेशन नहीं हो रहा है, ये चीजें नहीं बोलना है. ओके, डिफाइन करिए, ये बहुत मैटर करता है. गो ऑन, टेल बोलो, गो ऑन बोलो. Mass can neither be created or neither be destroyed, but it can be converted into one form to another form. यस, वेरी Law गुड. conservation होना चाहिए. हाँ, ओके. तो चलिए थोड़ा सा भी बात करते हैं हम लोग. ये डेफिनेशन आपने बोल दी. तो बेसिकली द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इन केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. एज यू सेड, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. डिफाइन, इसको रट लीजिएगा, ठीक है. ओके, अब जो आपने मजर आपने जो डेफिनेशन बोली कि मास इज कंजर्व्ड इन क्लोज सिस्टम वेयर नो मास एंटर्स और लीव द रिएक्शन, ये किसकी बात है? क्लोज सिस्टम में. जब हम लोग क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो मास इज कंजर्व्ड इन क्लोज सिस्टम वेयर नो मास एंटर्स और लीव्स द रिएक्शन. सो आर यू क्लियर विद द स्टेटमेंट? आर यू क्लियर विद द डेफिनेशन? आर यू क्लियर? Yes. Yes, sir. Okay, now coming to the atomic rearrangement. Now conservation of mass में आपके atomic rearrangement के ऊपर में थोड़ा बताइए, क्या होता है atomic rearrangement पर? क्या होता है? क्या atomic का rearrangement होता है वहां पे? क्या एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स वहां पे कंजर्व्ड रहते हैं या टोटल नंबर ऑफ एटम्स वहां पे कंजर्व्ड नहीं रहते इन अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन? ओवर टू यू, बताइए. सर कंजर्व होते हैं सर. ओके, तो ये कैसे कंजर्व्ड होते हैं? क्या वहां पे रीअरेंजमेंट होता है? यस सर, रीअरेंजमेंट होता है लेकिन कंजर्व रहते हैं. रीअरेंजमेंट होता है बट कंजर्व रहते हैं. ओके, तो बढ़िया. तो बेसिकली अगर हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन की बात करें, A+B गिव्स C, तो ये जो भी आपकी रिएक्शन अकर हो रही है, यहाँ पे आपके जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर कंजर्व्ड, राइट? हेलो, हाँ जी बताइए. तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, एटम्स आर कंजर्व्ड, बट ये जो एटम्स होते हैं, ये एटम्स गेट रीअरेंज. कोई भी रिएक्शन आप क्या करो दीजिए, कोई भी C स्टार में हो रही है, PFR में हो रही है, एटम्स का रीअरेंजमेंट हो सकता है, बट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट द एंड आर कंजर्व्ड इन नेचर. ओके, नाउ एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन के ऊपर में थोड़ा बताइए. हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई कैसे करते हैं कि यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका वैलिड है? बताइए कोई. एनी केमिकल एक्सपेरिमेंट कोई भी बता सकते हैं आप, जो आपने किया होगा आपके लैब स्किल में या कहीं पे भी? गो ऑन गाइस, गो ऑन. सर कोल के रिएक्शन में किया है कि सर कोल का जो इनिशियल मास है वो यस, सर हमने देख लिया है, हाँ, और फिर सर कोल को थोड़ी देर के लिए बर्न किया है, तो उसका सर जो भी सर बाद में मतलब जो लेफ्ट आउट पार्ट होता है वो सर जैसे ऐश वगैरह, तो उसका वेट भी किए, तो सर उस टाइप से सर वो दोनों जो मैं हमारा आप मास है वो सेम आता मैं है. आप लोग को गाइस सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ. गाइस माय नेम इज, मैंने वो बताया नहीं, माय नेम इज जयेश गर्ग. MTech from IIT Kanpur, MS and PhD from IIT Madras. I have already left one of the PSU, which is Mineral Exploration Corporation Limited. It is a subsidiary of Coal India Limited. मैं 2021 में जब मैं पास आउट किया था तभी मैंने ज्वाइन कर लिया था MECL को. ओके, नागपुर में आप लोग देख सकते हैं, इसका वैकेंसी भी आया था, मैंने इसके बारे में आप लोग को शेयर भी किया था ग्रुप में. तो ये अभी जो आप प्रोक्सिमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो ये आपका जो आपने जो एग्जांपल दिया, इसमें मुझे बताइए यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास कहाँ रहता है? ये जो रिएक्शन आप कह रहे हैं, मैं डेली ये रिएक्शन करता रहता था, पूरे कपड़े पूरे काले हो जाते थे. एक तो व्हाइट पे ऑलरेडी व्हाइट था उनका थीम, पूरे कपड़े काले हो. इसमें आप मुझे बताइए ये एग्जाम्पल में कहाँ पे आपका मास कंजर्व रहता था? किस डायरेक्शन में आप कह सकते हो कि मास कंजर्व रहता था इसमें? यहाँ पे कितने टाइप की चीजें होती है बताइए? ऐश कंटेंट होता है, वोलेटिलिटी मैटर होता है, उसके बाद और क्या होता है बताइए? वोलेटिलिटी चेक करते हैं ना आप लोग, वोलेटाइल मैटर जिसे. नहीं वो सॉरी सर, उसमें क्या जो भी हाँ सर वोलेटाइल मटेरियल होता है वो उड़ जाता है, तो सर हाँ, हम इसे मास चेक नहीं कर सकते हैं.
हाँ, सॉरी सर। तो फिर कैसे आपने कह दिया कि ये करेक्ट करेक्ट एग्जांपल है करके? नहीं सर, ये रॉन्ग है सर, सॉरी। हाँ, फाइन। तो आई गेस आई एम क्लियर। तो कोई बताइए, और कोई दूसरा एग्जांपल बताइए। Same example, when we performed our lab experiment, proximate analysis of coal, in which we हाँ, measure volatile matter, moisture content, ash content, and that's it. The combination of all three is equal to the mass of coal we taken to perform the experiment. This is the conservation of law of conservation of mass. यस यस, वेरी गुड। तो अब मान लीजिए जो भी आपने, जैसे मान लीजिए बर्निंग ऑफ कोल कर रहे हो आप, ओके, बर्निंग ऑफ कोल की आपने, तो बर्निंग ऑफ कोल में फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, है ना, तो अब इसको मैंने बंद कर दिया। कोल का पहले मास था आपका 10 ग्राम मास था, इसको मैंने बंद कर दिया। अब इसमें इसमें कुछ ऐश बना, ओके, इसमें कुछ चारकोल बना, है ना, इसमें लेफ्ट आउट हुआ ना चारकोल, राइट, और इसमें कुछ और क्या बोल सकते हैं हम लोग, और क्या ऐड होगा बताइए कोई? ओके, Moisture मॉइस्चर हो गया, ओके, फाइन। and volatile matter remove हो गया. हाँ, यस, मॉइस्चर कंटेंट भी इसमें आता है, यस, और वोलेटाइल मैटर भी होता है, ओके, वोलेटाइल मैटर भी आता है आपका, है ना। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं ये सारे के सारे चीजों को कंपेयर करूं विद दिस टोटल 10 ग्राम, मान लीजिए ये 2 ग्राम था, ये 3 ग्राम था, ये 4 ग्राम था, एंड ये दिस वॉज 1 ग्राम। सो अब मुझे बताइए, क्या ये कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर हम सब एटॉमिक लेवल पे देखते हैं और अगर हम आइंस्टाइन इक्वेशंस को लेके आते हैं, फिर तो हम इसको वैलिडेट नहीं कर सकते। अगर हम न्यूटन फिजिक्स की बात करते हैं तो फिर लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही होल्ड करता है। फाइन फाइन, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सही है। तो यस गाइस, बेसिकली इसमें मास को हमें देखना है, कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करना। मास भले भी कितना हो, ये भी हो, ये भी हो, 3 ग्राम तो हुआ ना, इसमें भी 1 ग्राम हुआ, है ना। तो मास तो आया, कहीं ना कहीं से मास आया, थोड़ा थोड़ा स्प्लिट आउट हुआ। यस, इट इज वैलिड, इट इज वैलिड, आप कह सकते हो इट इज वैलिड। क्लियर है? क्लियर है अभी यस भी सर। डाउट्स है? सर हम लोग इसमें वीएम जो है हमारा वोलेटाइल मटेरियल, तो हम्म, उसका वेट सर हम लोग कैसे नापेंगे? नहीं नाप सकते, नहीं नाप सकते ना, तो नहीं फिर नाप सर हम लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे, मतलब कंजर्वेशन ऑफ सकते, मास वैल्यू? नहीं नाप सकते। ये बस मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये बस थ्योरेटिकली प्रूव्ड है, इट इज जस्ट थ्योरेटिकली वी कैन से, बट यस, हाँ, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड कर, मतलब होता है, वैलिड होता है वो, ओके, बट इसको नाप नहीं सकते हैं। ओके सर। बताता हूँ, जब हम लोग वोलेटिलिटी मैटर, मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, आप आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी देखा है? स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं आपको बताता हूँ कैसे नाप सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको एक्सपेरिमेंटली तो नाप नहीं सकते, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा जाना है, पता है आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम सुना है? क्या आप लोगों ने प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के बारे में पढ़ा है? प्रॉक्सिमेट एनालाइजर, यस सर। हाँ हाँ, तो ये जो प्रॉक्सिमेट एनालाइजर होता है, यही आपका ये सारी के सारी चीजें दे देता है। इसमें क्या होता है, प्रॉक्सिमेट एनालाइजर में एक टोटल ऐसा आपका सर्कल, एक प्लेट होती है, डिस्क होती है, इसमें टोटल आपके 18 ऐसे छोटे छोटे डिस्क होते हैं, 18, ओके, जिसमें हाफ में 9 होते हैं और इधर साइड में 9 होते हैं, ओके। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग कोल के सैंपल पुट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसे कि मैं जब वर्क करता था, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे कि CSIR हो गया, निरी हो गया, आपका सिम्फर हो गया, CIMF सिम्फर हो गया, है ना, उसके बाद आपका कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, GSI हो गया, इनके सैंपल्स आते थे अलग अलग कोल माइन से। तो हम लोग क्या करते थे, इसके अंदर में ये जो भी चीजें हैं इसके अंदर में पुट करते थे, फॉर एग्जांपल सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3, सैंपल नंबर 4। अब ये प्रॉक्सिमेट एनालाइजर को हम लोग इसको रन कर देते। रन कैसे होता था आपको भी पता है, इसमें कोडिंग, कोड करना होता था, कोड भी नहीं करना होता था, एक इसका ऑटोमेशन था बेसिकली, जैसे कि आपका PLC स्काडा होता है, तो प्रॉक्सिमेट एनालाइजर का भी ऑटोमेशन होता है। तो वो ऑटोमेशन में हम लोग इनपुट कर देते थे कि ये जैसे कि मास नंबर 1 है, तो मास नंबर 1, जो भी सैंपल नंबर 1 है उसका वेट हम लोग मेजर करते थे, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम, ग्राम नहीं मिलीग्राम में आता था वो, तो मास इन मिलीग्राम और ग्राम में इसको मेजर करते थे कि इसका ग्राम है, और फिर वो ऑटोमेशन करते थे, उसको इनपुट कर देते थे कि 1 का मास कितना है, सेकंड का मास कितना है, थर्ड का मास कितना है। जब फिर ये रोटेट करता था, ऐसा रोटेट करता था, उसके बाद में ये हमें सारे के सारे चीजें इसका एक
एग्जैक्ट ग्राफ बना के दे देता था, इसका डेटा बना के देता था कि इसमें कितना परसेंट वोलेटाइल मैटर है, इसमें कितना परसेंट एश कंटेंट है, इसमें कितना परसेंट आपका मॉइस्चर कंटेंट है, सब चीज ये प्रोवाइड कर देता था। समझ गए? बट इट इज वेरी मतलब कैसे बताऊं मैं आपको, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन करना बहुत ही ज्यादा टफ सिचुएशन है इसके अंदर। समझ गए? जबकि एश कंटेंट, जब हम लोग एश कंटेंट की बात करें तो एश कंटेंट को हम लोग 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग कोल को बंद करते थे 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और वो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड को जब बंद करते थे तो वहां का टेम्परेचर तो आप भी जानते कि वो हो गया। और एक छोटा सा ही होता था बर्नर, छोटे से बर्नर में इसे बंद करते थे, बहुत बड़ा बर्नर नहीं होता था, बॉयलर नहीं होता था। समझ गए? और नॉट ओनली दिस, वी यूज टू मेजर जो गोल्ड होते हैं कि उस जमीन में गोल्ड के कंटेंट कितना है, उस जमीन में सिल्वर का कंटेंट कितना है, ये सारा का सारा चीजें भी मैंने मेजर किया है, मैं इसके ऊपर वर्क किया हूँ। मैंने वो लीव इसलिए किया था बिकॉज एक्सपोजर नहीं मिल रहा था एंड इट वाज जस्ट लैब एक्सपेरिमेंट, डूइंग लैब एक्सपेरिमेंट। मुझे ऐसा लगता था कि यार ये केमिकल इंजीनियरिंग का काम नहीं है, केमिस्ट्री वालों का काम है, इसलिए मैंने वो लीव कर दिया था जॉब। समझ गए? जबकि पे स्केल उसका भी अच्छा था, आई यूज्ड टू गेट 39,000 उसमें मिलता था, बट देन आई लेफ्ट। मतलब उस बिकॉज मतलब ये तो मेरा फुल टाइम था एंड आई वाज वर्किंग विद एन एकेडमी, वो अलग चीज था। तो आई वाज वर्किंग साइमल्टेनियसली 2 जॉब। ओके फाइन। तो शायद मैंने इतना चीजें आप लोग को क्लियर कर दिया कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। ओके, शैल आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड गाइस? और किसी को अभी भी कोई डाउट्स है? Yes, sir. Okay, now coming to the law of conservation of energy. Now what do you understand by the law of conservation of energy? What do you understand? Law conservation of energy says that energy of the whole universe is constant. It changes from one form to another form, like thermal energy converted into kinetic energy, and then kinetic energy converted into electric energy, and then overall energy of the system universe remains same. ओके, बढ़िया। तो यही होता है। तो बेसिकली मुझे ये बताइए, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है? यस सर। क्या ये लॉ यस सर। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को? नो सर। नो नो। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह वैलिड रहता है सर। अच्छा, सब जगह वैलिड है, तो फिर आपने भी फर्स्ट लॉ में क्यों बोल दिया कि वो वैलिड नहीं है करके? किसने बोला वो? सर फर्स्ट लॉ तो सिर्फ सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बोलता है ना, वो तो सर मास से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, पूछ तो फिर तो कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हो रहा स्टेटमेंट फिर? एक तो कोई भी एक जगह पे रही है ना, कोई भी एक जगह पे, कोई भी एक स्टेटमेंट पे वैलिड रही है। अभी आप लोगों ने ये भी बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो हर तरफ वैलिड है। अभी आप कह रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है उसमें सिर्फ लॉ ऑफ सॉरी, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है वैलिड। कोई भी एक स्टेटमेंट पे स्टिक रही है, जहां से आपका कॉन्फिडेंस नजर आया। आपका कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया मेरे को इस स्टेटमेंट से। हाँ बोलिए आप। सर जो लॉज है वो सिस्टम में हर जगह वैलिड होते हैं, चाहे लॉ कंजर्वेशन मैथ है या लॉ कंजर्वेशन एनर्जी है, वो सिस्टम पे वैलिड होंगे। ओके फाइन फाइन। ये मेरा सिस्टम है ना, ये सिस्टम है। मान लीजिए मेरा ये क्लोज सिस्टम है। ओके, ये मेरा ओके क्लोज नहीं, मेरा ओपन सिस्टम है। ये मेरा ओपन सिस्टम है। अब बताइए मुझे, क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड रहेगा? ओपन सिस्टम, इसके अंदर में मेरा इथेनॉल एंड वाटर का मिक्सचर है। नो, नहीं ओपन सर। सिस्टम में हमारा लॉ कंजर्वेशन मैथ और एनर्जी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास जो मैथ लीव कर रहा है सिस्टम के अंदर से वो इन्वायरमेंट में जा रहा है, इन्वायरमेंट में उसको मुहैया करना बहुत डिफिकल्ट है। और एनर्जी भी इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, और अगर हमारी एनर्जी को रिलीज हो रही है जो कि मेथनॉल वेपोरेटर बाहर जा रहा है, तो उसको भी इंक्लूड करना डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, अगर सिस्टम हमारा यूनिवर्स कर दिया जाए या एटमोसफेयर कर दिया तब होल्ड करेंगे, इस छोटे से पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर हमारा होल्ड नहीं करेगा। कहाँ लेक्चर ले रहा हो, बताओ कौन बोल रहे हो? हाँ सर बताता, कॉल करता, करवा देता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ यस, बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, सुन रहा हूँ मैं, गो ऑन। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोगों ने जब कहा था ना कि जब मैंने टोटल मास एनर्जी के बारे में, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में जब मैंने कहा था, आप लोगों ने ये स्टेटमेंट कहा था कि
किसी ने उसमें कि टोटल मास इज कांस्टेंट, टोटल मास इज कांस्टेंट, बट दैट स्टेटमेंट इज ओनली वैलिड इन द केस ऑफ क्लोज सिस्टम। Closed system. In the case of closed system you cannot say that it is valid in the case of open system। समझ गए क्या? Yes, sir. जिसने भी बोला था तो ये ध्यान रखना, ये बहुत सारी बेसिक। हाँ, अब मजर आप कुछ कह रहे थे, प्लीज थोड़ा उसको फिर से पार्डन करिएगा, रिपीट करिएगा प्लीज। सर मैं कह रहा था कि ला कंजर्वेशन एनर्जी एंड मास ओनली क्लोज सिस्टम पे होल्ड करते हैं। अगर हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा जो एनर्जी कंटेंट है वो एटमोसफेयर से आ रहा है, हमारे सराउंडिंग से आ रहा होता है, और वो एनर्जी को हम अकोमोडेट नहीं कर सकते हमारे सिस्टम के अंदर, और ना ही हमारा जो मास लीव कर रहा होता है या इंटर हो रहा होता है सिस्टम के अंदर फ्रॉम द सराउंडिंग, उसको भी अकोमोडेट नहीं कर सकते इस तरह। इसलिए हम उसको होल्ड ही नहीं करते कि ला कंजर्वेशन मास या एनर्जी होल्ड करें, तो उसको कैलकुलेट हम डिफरेंट मेथड से करते हैं। इनको कोई काउंटर कर सकता है? सुदीप, अमन, कोई काउंटर कर सकता है इनको? ये कह रहे हैं सर कि यहाँ हाँ, ये कह रहे हैं कि ओपन सिस्टम में आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं होता है इन स्टेटमेंट, इन सिंपल स्टेटमेंट, बिकॉज ओपन सिस्टम में आपका मास भी मूव करता है, आपका एनर्जी भी मूव ऑन करती है ना। तो कोई इनको काउंटर कर सकता है? प्लीज गो ऑन। सर यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है, बट सर कंजर्वेशन ऑफ मास वो नहीं वैलिड है, क्योंकि आप अभी बोले कि वो क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है। यस। तो सर यहाँ पे फर्स्ट लॉ यूज यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। तो मजर देखो, अगर हम लोग बात करें ओपन सिस्टम के केस में तो यस, वहां पे एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा। यहाँ पे क्या होता है, मास का ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर दोनों होता है। बट अगर हम लोग क्लोज सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे मास का ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, सॉरी, होता है, सॉरी सॉरी, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। आप इसी से आप अज्यूम कर सकते हैं, मतलब यही स्टेटमेंट से आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं है। ये दो बस दो सिंपल सिंपल लाइन, सिंपल बेसिक एग्जांपल। क्लियर हो गया? समझ आ गया, क्लियर हो गया? कोई डाउट्स? ओके, कमिंग टू द वन ऑफ द, तो अभी मैं इसको इसके बाद एक स्टेटमेंट आपसे और पूछता हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, मैं उस पहले बताता हूँ। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या स्टेट करता है आपका? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड और कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म और अनदर फॉर्म। ओके, इन केमिकल रिएक्शन बेसिकली द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो द टोटल रिएक्शन ऑफ, कोई भी आप मान लीजिए, कोई भी आपका रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स C। ओके, कोई भी आपका रिएक्शन अगर अकर हो रहा है तो यहाँ पे जो आपका टोटल एनर्जी होगा, इट मस्ट बी कंजर्व, इट मस्ट बी कंजर्व। ओके, अब ये कंजर्व कैसे होगी, कोई बताएगा कैसे होगी ये कंजर्व, कैसे होगी? हाउ डू वी मेजर एनर्जी इन द केस ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाउ डू वी मेजर, बताइए। सर अगर सपोज कीजिए कि मैं ये आपको देता हूँ, एक्सोथर्मिक, एक मिनट, ये मेरी रिएक्शन है, A प्लस बीबी गिव्स CC प्लस DD। ठीक है, मुझे इसका एनर्जी मुझे फाइंड आउट करना है, तो बताइए कैसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ? फाइंड आउट करिए, करिए फाइंड आउट। अरे यार, सर मैं हम लोग डेल्टा H रिएक्शन निकालूंगा ना कि नहीं निकालूंगा? क्या होता है डेल्टा H रिएक्शन? सर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे। ये होता है। हाँ सर। अब डेल्टा H रिएक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं बताओ, कितने टाइप के हो सकते सर टू टाइप्स के, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक तो सर एक्सोथर्मिक में हो जाएगा नेगेटिव, और एंडोथर्मिक में पॉजिटिव। हैं? आप लोग ये पढ़ते हैं डेल्टा H फॉर्मेशन, ऐसा ये पढ़ते हैं आप कि नहीं पढ़ते? हाँ सर। हाँ सर। हम्म, फॉर्मेशन और कंबशन। हाँ, तो डेल्टा H फॉर्मेशन एंड डेल्टा H कंबशन। ओके, और क्या होता है? और कौन सा कंबशन, और कौन सा होता है डेल्टा H, और कौन सा डेल्टा H होता है बताओ, वो या बोलो ना, बोलो। दो ही होते हैं। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। वो तो ठीक है, डेल्टा H रिएक्शन के अंडर में आता है ना, फॉर्मेशन एंड कंबशन, है यस ना? यस। फॉर्मेशन और कंबशन ही होता है। दो ही होते हैं। हाँ सर। दोनों प्रोडक्ट के लिए, रिएक्टेंट के लिए, दोनों के लिए वैलिड है? बताओ, दोनों के लिए वैलिड है क्या? यस सर। क्या मैं डेल्टा एच पी फॉर्मेशन लिख सकता हूँ, डेल्टा एच पी कंबशन लिख सकता हूँ? नहीं, चलो उसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आई वोंट बी कंफ्यूजिंग यू हियर इटसेल्फ।
भाई मेरे से इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, समझे, बहुत एक्सपीरियंस है मेरे को। ओके, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो आप लोग ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे ना रिएक्शन का एनर्जी, या कि कोई और तरीका होता है रिएक्शन का एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए? बताओ। नहीं सर, यही यही है, मेथड होता है। यही। ओके, तो बेसिकली अब इसमें जो डेल्टा एच पी होगा, मुझे बताओ डेल्टा एच पी आप इसमें क्या नोट डाउन करेंगे? डेल्टा एच पी क्या क्या रहेगा इसमें, इस रिएक्शन में क्या होगा? हाउ डू यू राइट डेल्टा एच पी? सर, वो C इंटू इंथैल्पी ऑफ C और D इंटू इंथैल्पी ऑफ D, दोनों को ऐड कर देंगे। एडिशन भी, हाँ ये रखना है। ओके, डेल्टा एच आर? सर A इंटू HA प्लस PHB। अब मुझे ये बताइए, जो ये ए बी सी डी है, जो आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, ये कितना मेजर रोल प्ले करते हैं इन डिटरमाइनिंग द एनर्जी? कितना मेजर रोल प्ले करते हैं बेसिकली जो स्टॉक? बताइए, कौन चला गया? अमन था, मजर था, और एक और कौन बंदा था, एक और? सुदीप। सुदीप। व्हाई डिड ही लेफ्ट? तो मजा नहीं आ रहा है क्या, कि समझ में नहीं आ रहा है? क्लियर बोलिएगा, फ्रैंक फ्रैंक बोलिएगा, बताओ। समझ आ रहा है, पता नहीं क्यों लेफ्ट कर गया। ओके फाइन। तो मैं पढ़ा रहा, सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ, या कोई डाउट, कोई अलग तरीके से पढ़ाऊँ? बोलो। नहीं सर, सही इजी है। है, हाँ इजी वे है सर, आप कंटिन्यू करें। हाँ, ठीक है, क्योंकि मैं इंटरव्यू ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, तो मैं समझ गया ना, मैं एक लेक्चर की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, आपको बेसिक नॉलेज है। मैं थोड़ा सा एडवांस वर्जन में लेके जा रहा हूँ, ताकि जब आपसे कोई काउंटर क्वेश्चन करा जाए, इंटरव्यू में आपसे जब काउंटर क्वेश्चन करेंगे, तो आपके दिमाग में भी ये चीजें चलनी चाहिए, काउंटर एक्ट होनी चाहिए, है ना? क्लिक करना चाहिए, क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ गए? समझ गए क्या? यस सर। ये यस। तो बताओ, तो ये मेजर रोल प्ले कितना प्ले करता है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होते हैं, बताओ इस पे। करते हैं? हाँ सर। करेंगे ना? बिल्कुल हाँ करेंगे। सर, करेंगे। फिर अब मान लीजिए ये डेल्टा एच सी एंड डेल्टा एच बी का वैल्यू मेरा 3100 है, ओके, इसका 6400 है, बट ए सी और डी का वैल्यू मैंने चेंज कर दिया। सी और डी का वैल्यू मेरा पहले 2 था, उसके पहले 2 था, इसको मैंने 4 कर दिया, तो बढ़ गया ना मेरा डेल्टा एच पी, अगर 4 कर दिया तो, है ना? यस सर। फिर इट इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। ओके, सो बेसिकली ये जो डेल्टा एच रिएक्शन है, ये आपको क्या बताता है? ये क्या बताता है, थोड़ा इसके ऊपर बताइए, क्या बताता है मेजरली, ये क्या बताता है डेल्टा एच रिएक्शन, क्या बताता है? सर कि एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्शन द रिएक्शन। एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, हीट देना पड़ेगा कि हीट निकलेगा, रिलीज होगा। ओके, सो डेल्टा एच रिएक्शन आपका ये बताता है कि वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन और वेदर द रिएक्शन इज exothermic reaction. Now how do you classify that? How do you classify that? If I say endo and when I say exo, now what do you understand by the term endo and what do you understand by the term exothermic? Please. Endo means एनर्जी अब्सॉर्ब, एनर्जी रिक्वायर्ड सर, एंडोथर्मिक में सर हमें एनर्जी और देना पड़ेगा सर, रिएक्शन कराने के लिए। हेलो। I can say the reaction in which heat is getting evolved or heat is getting absorbed. एंडोथर्मिक। Yes, endothermic, right? यस सर। Okay. Now in the exothermic reaction, how can I define that? सर हीट एनर्जी विल बी रिलीज। रिलीज्ड। The reaction in which heat get released, right? Heat रिलीज। get right. Heat get released. इसके बारे में मैंने डिटेल में स्लाइड्स लिए, इसमें हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ओके, अब मुझे डेल्टा एच रिएक्शन के बारे में बताइए, एंडो में पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, एंड एक्सो में आपका नेगेटिव होगा। ओके, तो द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन इज इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट। यही चीजें बताया इसने, बताया कि नहीं? आया यस। ना? हाँ सर। क्लियर हो गया? मैंने क्लियर कर दिया आपको। ओके, नाउ द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड द थर्मोडायनेमिक्स एनर्जेटिक्स ऑफ द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज क्रूशियल फॉर डिजाइनिंग एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल केमिकल प्रोसेसेस। तो ये स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए एक बार। स्लाइड आपको 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट में स्लाइड्स को रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, रिवाइज।
Shall we move to the next slide now? Yes. Okay, great. Okay, now coming to the thermodynamics of chemical reactions. Coming to thermodynamics of chemical reaction. So जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शन किन किस बेसिस पे डिपेंडेंट होता है, तो आपने बताया था कि सर एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, एक्सर्जी वगैरह पे डिपेंड होता है। मोस्टली हम लोग जब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस पर, तो जो थर्मोडायनेमिक्स होता है आपका, इट इज मेजरली डिपेंडिंग ऑन, पहला आपका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके, सेकंड होता है एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, थर्ड होता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी, ओके। अब मुझे ये बताइए एंथैल्पी एंड एंट्रोपी पे ये कैसे डिपेंडेंट होता है, कैसे डिपेंडेंट होता है, बताओ। पहले तो एंथैल्पी एंड एंट्रोपी को थोड़ा डिफिनेशन बताइए। व्हाट इज एंथैल्पी? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एंथैल्पी? The total content of energy of the system. एंथैल्पी क्या होता है? Energy plus total content of the energy. Energy of the system. राइट, एज इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, ओके। तो ये जो एंथैल्पी होता है, इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए ये ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर कोई भी सिस्टम ले लीजिए आप, ओके, आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें जो टोटल इंटरनल एनर्जी है, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को आप लोग कहते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी विच इज पीवी। ये पीवी को आप क्या बोलते हैं? फ्लो वर्क, है ना? Yes. Yes, sir. पीवी को फ्लो वर्क कहते हैं ना? Yes, the flow work जो work transfer energy कर रहा है। यस, और आप लोग इसे ये भी कहते हैं, एक और डेफिनेशन होती है, इट इज द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो वर्क। इट इज द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड सॉरी, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द फ्लो वर्क। बट आप इसे सिंपल डेफिनेशन में रखिएगा, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम is defined as the enthalpy of the system. Okay, now how do you understand, what do you understand by the term entropy? The disorder of the system. The measure of disorderness of the system is entropy. अब ये जो एंथैल्पी एंड एंट्रोपी है, ये आपका क्या डिटरमाइन करता है केमिकल रिएक्शन में? क्या डिटरमाइन करता है? क्या डिटरमाइन करता है? रिएक्शन हैपनिंग, जितनी ज्यादा उसके पास एंथैल्पी होगी और जितनी ज्यादा उसकी एंट्रोपी होगी, उतना रिएक्शन हमारा ज्यादा होगा। तो does it not define, क्या ये आपका does it not determine the spontaneity and the feasibility of the reaction? Yeah, the spontaneity of the reaction is determined by enthalpy and entropy of the system. एंड जो आप कह रहे हैं हैपनिंग, द रिएक्शन इज हैपनिंग, उसका हैपनिंग एक वर्ड नहीं है, द करेक्ट वर्ड इज, अगर आप केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग की बात करें, द वर्ड इज फिजिबिलिटी, द वर्ड इज Yes. फिजिबिलिटी। क्लियर मजर? Yes, Yes. sir. ओके, सो ये दो वर्ड आपके दिमाग में होनी चाहिए, हैपनिंग की जगह पर फिजिबिलिटी बोलिएगा, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली एंथैल्पी एंड एंट्रोपिक, स्पॉन्टेनिटी एंड फिजिबिलिटी बताते कैसे है, ये बताओ आप, मतलब बताते कैसे? इनका तो कोई रिलेशन नहीं है यार, के इक्विलिब्रियम के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, के कांस्टेंट के साथ They में have a relation. हाँ बताओ कौन सा रिलेशन है? Gibbs energy is equal to enthalpy plus minus T del S. यस, तो क्या ये G इज इक्वल टू H माइनस टी एस होता है, या फिर डेल्टा G इज इक्वल टू H माइनस टी डेल्टा एस होता है? Delta G is equal to T delta S. डेल्टा G इज इक्वल टू H माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो अल्टीमेटली अगर हमारे पास में एंथैल्पी है एंड हमारे पास में एंट्रोपी है, तो वी कैन कमेंट ऑन द फिजिबिलिटी एंड वी कैन कमेंट ऑन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ Spontaneity द of the रिएक्शन। reaction. आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes. Secondly, sir, one thing more. हाँ If we have internal energy, then the equation of Gibbs energy change. हाँ, बताओ क्या होगी? I don't remember the equation, but that's the name of the equation. बोलो ना, बोलो, That's बताओ। why I'm asking. अरे कन्वर्ट कर लो, यही से कन्वर्ट कर लो। H क्या आपका? H इज U प्लस पीवी होता है, करो कन्वर्ट, करो, पुट करो। H U plus PV minus T del S. हाँ, वो निकालो, यही होगा। DG इज इक्वल Yes. टू NV, Minus H. यही होगा ना? Yes, sir. है या ना? That's all. Great. है या ना? हाँ Yes, सर। यही है। ठीक है, फाइन, तो चले आगे बढ़े। हाँ हाँ, ठीक है, तो डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग, बिकॉज यही बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से।
ओके चलिए स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि अगर डेल्टा जी मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो क्या मेरी रिएक्शन, इसके बारे में डिस्कस किया, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट? यस। तो अब ये रिएक्शन मेरी एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, कोई बता, इस पे कमेंट कर सकता है? सर बोलिए बोलिए। You can comment by using Gibbs कमेंट नहीं energy. कर सकते हाँ सर, ऐसे कुछ कमेंट नहीं कर सकते सर इस पे। Yes, comment spontaneous reaction or exothermic. ठीक है। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम लोग बात करें तो केमिकल रिएक्शंस आर गवर्न्ड बाय द फंडामेंटल लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच डिस्क्राइब द बिहेवियर। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका क्या बताता है? इट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एनर्जी एंड एंट्रोपी इन द क्लोज सिस्टम। सेकंड, अगर एंथैल्पी एंड एंट्रोपी की हम लोग बात करें तो एंथैल्पी द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड एंट्रोपी द मेजर ऑफ डिसऑर्डर। इट डिटरमाइंस द स्पॉन्टेनिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड, अगर हम लोग बात करें गिब्स फ्री एनर्जी की, तो गिब्स फ्री एनर्जी बैलेंस बिटवीन एंथैल्पी, the Gibbs free energy captures the balance between enthalpy and entropy, providing a criteria for predicting the direction and extent of the reaction. तो गिब्स फ्री एनर्जी आपका ये भी तो बताता है ना, क्या बताता है गिब्स फ्री एनर्जी? Extent of the reaction. is going to occur in the forward direction or in the backward direction. Backward reaction. हाँ, तो वो क्या आपका बताता है? इट प्रेडिक्ट्स द डायरेक्शन भी प्रेडिक्ट करता है, also it predicts the extent of the reaction. Now what do you understand by this term extent of the reaction? बोलो बोलो। सर How much reaction can proceed? हाउ मच? Reaction can proceed. ओके ग्रेट। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होगी, पढ़ते हैं आप लोग, है ना? सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ ये है बार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। व्हाट इज मीन बाय द टर्म फिजिबिलिटी इन केमिकल रिएक्शन? व्हाट इज मीन बाय द टर्म फिजिबिलिटी इन केमिकल रिएक्शन? यस, बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर, बार पीवाई की वही है। ओके बताओ क्या होता है फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? Visibility means a reaction can anything can happen or not. It can happen or not. ये जब I think visible इसको कैसे तो ये रिएक्शन आपके अकर करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच असेस द केमिकल रिएक्शन टू बी फिजिबल? its temperature and pressure condition, and secondly it's first of all gives free energy. सर एंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव एंड डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। और बताओ ऐसे, और बोलो। देखो यार बहुत सारी चीजें होती है इसमें। आप अब वो आप एक चीज आपने बोल दिया कि डेल्टा जी और वो डेल्टा वी, क्या इस यहाँ पे काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है फिजिकल रिएक्शन में? अब मान लीजिए आप जीरो, अब ऑर्डर भी तो इंपॉर्टेंट रहेगा ना वहाँ पे, कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा केमिकल रिएक्शन में? या मान लीजिए First आप of all, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बोल रहे हो या फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन अकर करेगी? करेगी? नहीं सर, नहीं तो सर। तो वहां पे क्या डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं जब आपको इंटरव्यू में बोलना है? तो आप लोग ऐसा कह सकते हो, इट इन्वॉल्व्स असेसिंग फैक्टर्स सच एज, पहला होता है आपका रिएक्शन काइनेटिक्स, सेकंड होता है थर्मोडायनेमिक्स, एंड थर्ड होता है अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट। थर्ड होता है अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट। क्लियर हो गया? क्लियर है? यस yes, फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी आपका क्या बताता है? फिजिबिलिटी इन केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग refers to the determination of whether a specific reaction can occur under given condition। ठीक है, आपका कोई भी स्पेसिफिक रिएक्शन हो, क्या वो अकर हो सकता है अंडर गिवन कंडीशन? ठीक है, उसके बाद अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इट इन्वॉल्व्स असेसिंग फैक्टर्स सच एज द रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट। ठीक है, नाउ ये जो फिजिबिलिटी होती है ये क्या डिटरमाइन करती है? हाउ डज इट हेल्प्स टू इंजीनियर? हाउ डज इट हेल्प्स टू इंजीनियर? हाउ डज इट हेल्प्स टू इंजीनियर? ये फिजिबिलिटी क्या बताती है आपका? designing a process या evaluating the process. हाँ, डिजाइनिंग डिजाइनिंग में अलग पड़ रहती है ना कि हमारा अगर डिजाइन कर रहे हो रिएक्शन हमें दिया और उसका रेडी को थर्मोडायनामिक कंडीशन में मौजूद है तो हम पता कर सकते हैं हमारा रिएक्शन प्रोसीड होगा
अगर हो रहा है ये तो कितना परसेंट हो रहा है? हम लोग डिजाइन कर लिए, मान लिया आप लोग रिएक्टर डिजाइन कर रहे हैं, कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं, या फिर कोई भी रिएक्शन आप क्या कर हो रही है, ये डिजाइनिंग से फायदा क्या है अल्टीमेटली? अल्टीमेटली फायदा क्या है? प्रोडक्ट हमारी कितनी अच्छी होगी, हाँ, फाइनल प्रोडक्ट प्रोडक्ट, सर, यील्ड एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो बनेगा ही, ठीक है, यील्ड बनेगा, है ना, है ना? तो यील्ड, यील्ड मतलब जो भी आपका यील्ड रहेगा, ओके, मोस्टली कन्वर्जन हमें इसमें क्या होगा, कन्वर्जन हमें तो एट द कन्वर्जन मैक्सिमम चाहिए, राइट? कन्वर्जन वी यस। वांट कन्वर्जन मैक्सिमम, बट शुड इट बी ऑप्टिमाइज? क्या ये ऑप्टिमाइजेशन नहीं बताएगा? हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग क्यों हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं, ये डिजाइनिंग करते हैं, ये फिजिबिलिटी तो आपको बताएगा ना, क्या हमारा प्रोसेस ऑप्टिमाइज है, क्या हमारा प्रोसेस ऑप्टिमाइज्ड है, यही बताएगा ना। अल्टीमेटली द मेन गोल इज टू ऑप्टिमाइज द, ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, टू ऑप्टिमाइज, टू ऑप्टिमाइजेशन द रिएक्शन प्रोसेस। अल्टीमेटली हमारा जो गोल होता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिएक्शन प्रोसेस। समझ गए? यस सर। तो इसी चीज के लिए ये आपका फिजिबिलिटी आपको बताता है। तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन हेल्प्स इंजीनियर्स टू डिटरमाइन इफ अ डिजायर्ड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। एक और चीज, क्या वहां पे डिजायर्ड केमिकल रिएक्शन ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, और एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू गाइड द डिजाइनिंग इन डिजाइनिंग ऑफ द, also it helps to also it helps and sorry, it is and helps guide the design and optimization of reaction process. So is it clear? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी लोगों को? है या ना गाइस? फिर आप लोग बोल नहीं रहे, है या ना? यस। प्लीज, ओके। तो मेरी पेज सही है ना, पेज सही चल रही है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, हाउ डू यू डिफाइन थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन? हाउ डू यू डिफाइन थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन? इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बट फिर भी अब आप लोगों से आंसर चाहिए मुझे। थोड़ा थर्मोडायनामिक, चले अमन आप बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ क्या थर्मोडायनामिक्स बताती है, गिव द एनर्जी की इन्फॉर्मेशन, गिव द एनर्जी की इन्फॉर्मेशन देती है कि हमारी गिव द एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, उस बेस पे हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारा रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। और बताइए, कुछ और बताइए, उसके अलावा बताइए, वो तो मैंने वो मैंने पढ़ा दिया था, उसका आंसर बताइए, कैसे इसको डिलीवर कैसे करेगा आप? ठीक है, तो देखो, थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी आपका क्या बताता है कि जो भी आपका रिएक्शन होगा वो एनर्जेटिकली फेवरेबल है या नहीं है। अब एनर्जेटिक फेवरेबल का मतलब होता है, सॉरी, एनर्जेटिकली फेवरेबल का मतलब यही होता है आपका डेल्टा जी आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ओके, उसके बाद जो थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी होती है ये आपका क्या क्या बताती है, ये आपके चेंजेस बताती है, किस किस में चेंजेस बताती है, आपका गिब्स फ्री एनर्जी में, एंथैल्पी में एंड एंट्रोपी में। ओके, इसी से तो आप लोग बता सकते हैं ना कि डेल्टा जी के ऊपर में कमेंट कर सकते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। ओके, अब a thermodynamically feasible reaction is the one that can occur spontaneously under specific condition without the need of an external source, external energy source. Are you clear? What do you understand by thermodynamic feasible reaction? So it is the reaction that can occur spontaneously under specific condition without the need for an external energy source. Clear? Understanding the thermodynamics of reaction helps determine its potential for occurring and provides insight into the direction and extent of the reaction. Yeah, I have already explained, इसको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो कोई डाउट्स है इसमें, कोई डाउट्स है? नो सर, नो डाउट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी एंड रिलेशन टू फिजिबिलिटी, इसको भी मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है ना, तो इसमें भी आप लोग टाइम देंगे नहीं। ओके, बट थोड़ा सा मुझे ये बताइए, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, इसके ऊपर में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? स्पॉन्टेनिटी के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो स्पॉन्टेनिटी के बारे में थोड़ा बताइए, स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी का मतलब? हाँ, सर जिसमें सर बिना कोई मतलब एक्सटर्नल एनर्जी दिए हुए अगर मतलब कि कोई रिएक्शन अपने आप हो जा रही है
तो स्पॉन्टेनियस है। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में इसमें सर हमें एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी कुछ देना पड़ता है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे कोई प्रोसेस है, अगर इसको हम छोड़ दे रहे हैं और खुद से सर वो फिर से रिगेन हो जा रहा है, तो स्पॉन्टेनियस हो गया। लेकिन अगर सर कोई प्रोसेस है, अगर हमें उसे करने के लिए अलग से एनर्जी देना पड़ रहा है, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। बराबर, ठीक है। तो बेसिकली स्पॉन्टेनिटी आपका क्या बताता है? स्पॉन्टेनिटी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का एक, क्या कहते हैं उसे, की फीचर नहीं यार, ये इसके बारे में बताता है। स्पॉन्टेनिटी क्या बताता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में बताता है। ओके, तो स्पॉन्टेनिटी बेसिकली रिफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ अ रिएक्शन टू अकर विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और इंटरवेंशन। इसका मतलब यही होता है कि विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्सेस। इन्फ्लुएंस और इंटरवेंशन का आपका मतलब होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी और एक्सटर्नल सोर्सेस। ओके, so spontaneity refers to the tendency of a reaction to occur without any external sources or external energy. A spontaneous reaction is the one that can proceed on its own, ये अपने खुद से ही प्रोसीड कर सकते हैं with releasing energy in the process, अपने आप से ही अपनी एनर्जी को ये प्रोसेस कर देंगे। अब जो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन होती है फिजिबिलिटी से बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेट होती है। अब ये कैसे क्लोजली रिलेटेड होती है? अभी हम लोगों ने देखा कि डेल्टा जी आपका, जो डेल्टा जी होता है अगर ये नेगेटिव होता है तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। डेल्टा जी अगर आपका पॉजिटिव होगा तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ओके, है ना? यस सर। यस सर। ओके, अब मुझे ये बताइए, क्या ये जो थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी है, क्या ये अलोन अलोन नेसेसरी है कि आपका रिएक्शन फिजिबल होगा? क्या आपका रिएक्शन फिजिबल होगा? बताओ, क्या ये नहीं अलोन? सर, हाँ, अभी सर आप पहले बताए थे रेट ऑफ रिएक्शन में मैटर करेगा सर। हाँ, इसमें काइनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे हाँ आपका रेट ऑफ रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि रिएक्शन काइनेटिक्स से लिंक्ड अप होता है। तो अगर आपको कोई भी रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फिजिबल करवानी है तो देखो, थर्मोडायनेमिकली फिजिबल तो रहेगा वो। ओके, मतलब अगर मान लीजिए उसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे सॉरी गलत बोल दिया मैंने, एक मिनट दीजिए। हाँ, तो जो रिएक्शन है आपकी थर्मोडायनेमिकली फिजिबल तो रहेगी, बट वो काइनेटिकली स्लो रहेगी, वो काइनेटिकली स्लो रहेगी। ओके, समझ गए? इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम प्रोवाइड करना पड़ेगा उस रिएक्शन को अकर करने के लिए। समझ गए? यस सर। अभी चलते हम लोग इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का। तो ये स्लाइड क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर, ये स्लाइड में? नो सर। हाँ, देखो गाइस, मैंने ये वाला एक्सप्लेन कर दिया था आपको, है ना? रोल ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी एंड एंथैल्पी इन डिटरमाइनिंग रिएक्शन फिजिबिलिटी। ओके, ये बता दिया था मैंने ना, डेल्टा जी नेगेटिव डेल्टा जी पॉजिटिव। उसके बाद एंथैल्पी के बारे में ये भी बता दिया, इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी बिटवीन द रिएक्टर। नेगेटिव डेल्टा एच, ये भी हम लोग ने डील कर लिया, एक्सोथर्मिक होता है ना? एंड पॉजिटिव डेल्टा एच क्या होता है? इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, मैंने इट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। रिलेशन भी हम लोगों ने देख लिया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और ये सब चीज। ओके, हाँ, ये इस पॉइंट पे हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। ओके, अब ये बताइए मेरे को कि दिस इक्वेशन शोज दैट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन इज नॉट सोली डिटरमाइंड बाय द एंथैल्पी चेंज, बट एंथैल्पी चेंज से तो ये डिटरमाइन नहीं होती, बट यहाँ पे दो फैक्टर और लगते हैं, विच इज वन इज फैक्टर इज टेम्परेचर एंड वन फैक्टर इज एंट्रोपी। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव में स्टिल बी फिजिबल, बट इफ द एंट्रोपी चेंज एंड टेम्परेचर कॉम्पेंसेट फॉर पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज रिजल्टिंग इन द नेगेटिव चेंज। इस ये लाइन का मतलब क्या है? इसके बारे में थोड़ा आप लोग मुझे बताइए। ये जो लाइन है आखिरी वाली लाइन, इसका मतलब क्या है? क्या है बताइए? डेल्टा एच आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, डेल्टा एच क्या आपका पॉजिटिव है? ओके, सर उसमें, हम्म, सर इसमें इस लाइन में बोल रहा है कि अगर मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है, डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है,
कब डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तब भी डेल्टा जी निगेटिव हो सकता है, लेकिन उसके लिए डेल्टा एस पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर सर डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा तो फिर ओवरऑल डेल्टा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर सर डेल्टा एस भी नेगेटिव हो गया तो फिर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं रह पाएगा। समझ गया, मैं बताता हूँ, सुनो समझ गया मैं। देखो, अब हमें अगर रिएक्शन फिजिबल करनी है तो हमारा, अगर हमें रिएक्शन अगर फिजिबल करनी है हमारी, तो हमारा डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। एम आई राइट अमन मजर? है ना? सर यस। एक मिनट दीजिए, लेट मी राइट। अगर मुझे डेल्टा जी, मेरे को रिएक्शन फिजिबल करने है तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए मेरा? इट मस्ट बी नेगेटिव। अब डेल्टा जी नेगेटिव करने के लिए मेरे पास में दो कंडीशंस है। अब डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, यही होता है। अब यहाँ पे अगर मेरा जो डेल्टा एच है ये नेगेटिव है, और ये जो इनका जो टर्म है माइनस टी डेल्टा एस, ये भी अगर मेरा नेगेटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये पूरा टी डेल्टा एस ये मेरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के सामने आपका क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो एट द एंड ये माइनस होगा, और इनका जो फाइनल फाइनल जो आएगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना? तो यहाँ पे मेरे डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, रिएक्शन इज फिजिबल, राइट? राइट है ना? राइट, यस यस सर। हाँ। अब सेम सेकंड कंडीशन है। अब मान लीजिए मुझे मेरा डेल्टा जी, सेम इक्वेशन है। अब मान के चलते हैं हम लोग, मेरा डेल्टा जी पॉजिटिव है, और रिएक्शन कौन सी आकर हो रही है? एंडोथर्मिक रिएक्शन आकर हो रही है। ओके, डेल्टा जी मेरा पॉजिटिव है, दिस इज द केस फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मेरा केस है एंडोथर्मिक रिएक्शन का केस। अब मेरा डेल्टा एच क्या है इस केस में? पॉजिटिव है ना? ओके, अब माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस। तो अगर मुझे रिएक्शन फिजिबल करवानी होगी तो मुझे क्या सबसे इसमें क्या क्या ग्रेटर होना चाहिए? डेल्टा एच मस्ट बी लेस देन टी टी डेल्टा, डेल्टा एस, यही होना चाहिए, यस, तभी मेरी रिएक्शन विल बी फिजिबल। नेगेटिव है। क्लियर हो गया? तभी तो नेगेटिव हाँ आएगा ना, ये पॉजिटिव हाँ रहेगा, इस इनका जो सम रहेगा ये नेगेटिव होगा, है ना? हाँ सर, तो ये एट द एंड जो डेल्टा जी आएगा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ओके, क्लियर हो गया सभी चीज? यस सर। एक मिनट देना। अब ये एक और क्वेश्चन है, गेट बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाउ डज रिएक्शन इक्विलिब्रियम, हाउ डज रिएक्शन इक्विलिब्रियम इन्फ्लुएंस द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन? जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम होता है, मतलब, हाँ इक्विलिब्रियम बताइए, इक्विलिब्रियम कैसे अफेक्ट करता है फिजिबिलिटी पे केमिकल रिएक्शन के? पहले तो इक्विलिब्रियम का मतलब बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इक्विलिब्रियम? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इक्विलिब्रियम? यस। The rate of forward and the rate of backward reaction is equal, and the concentration of the product and reactor are not changing. That's the thermal equilibrium of chemical reaction. Yes, yes. So basically in a chemical reaction, equilibrium refers to the forward and reverse reaction. जब भी आपकी रिएक्शन कोई अकर हो रही है, फॉर एग्जांपल A gives B and B gives A, ओके? इस केस में आपका रेट कांस्टेंट K1 है, इस केस में आपका रेट कांस्टेंट K2 है। इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा स्टेट है जहां पे आपका जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन अकर हो रही है एट द सेम रेट। तो आप ये कह सकते हैं माइनस आर ए ऑफ द फॉरवर्ड इज इक्वल टू माइनस आर ए ऑफ द backward. Can I say this? Can I say this? है ना? यस सर, अरे हाँ कह सकते हैं यार, रेट सेम होते हैं ना वहां पे, रेट सेम है, डीसीए यस बाय सर, dt, डीसीए बाय dt भी तो सेम होता है, नहीं होता है क्या? Same होता है। फिर सॉरी आर बी आएगा, ओके, माइनस आर इज टू माइनस आर बी, ठीक है? तो ये सेम होगा, एंड उस अगर रेट सेम हो गया तो वहां पे रिजल्टिंग क्या होगा? रिजल्टिंग विल बी there is no any net change in the concentration of the reactant and product, there is no any net change in the concentration of the reactant and the product. समझ गए? तो at equilibrium basically the concentration of reactant and product reach at a constant value, एक constant value पर reach कर जाती है, जानते होंगे आप लोग ये चीज, है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने समझा दिया,
अब अब होता है ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बताइए, आंसर बताइए इसका। हम्म, बताइए ना, आंसर बताइए। नहीं पता? नहीं समझ आ रही इसका आंसर, हम्म, नहीं पता। चलिए मेरे को ये बताइए, कोई भी आपकी रिएक्शन आकर हो रही है ना, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, पहले ये बताइए। उसकी हमारे पास इक्विलिब्रियम, उसकी इक्विलिब्रियम जो पोजीशन रहेगी वो कैसे डिटरमाइन होगी, कैसे डिफाइंड होगी, किससे डिफाइंड होगी? concentration of products or reactant not changing. तो जो जो इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन होगी, मान लीजिए जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी, इट इज सोलली इट इज डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट? पहला Yeah. पॉइंट, पहला पॉइंट, Yes. इट इज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सेकंड होगा Yes, sir. कि रिएक्शन का जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, इसके ऊपर में डिफाइंड होगा या नहीं होगा? डिपेंड नहीं करेगा टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, Dependent है। है या ना? यस सर। Temperature, pressure, concentration. ये बताइए मेरे को, ये रिएक्शन आपकी अकर हो रही है ना, ये ग्राफ आप लोग पढ़ते ही है, ओके, है ना? अब मान लीजिए मैं इसको, कौन सा ये अरीनस वाला ग्राफ जो है, अरीनस वाला है ना, Activation एनर्जी का। एंडो के लिए ग्राफ, एंडो और एक्सो के लिए थोड़ा ग्राफ बताइए मेरे को, कैसा बनेगा? ये किसका ग्राफ है, एक्सो का है एंडो का है? एक्सो, हाँ, एक्सो, ये किसका है? एक्सो, एक्सो का। ये वाला? ये एंडो का, ये एंडो का भी है आपने जो लिखा है। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। तो ये ग्राफ ही तो डिटरमाइन करेगा ना कि आपका इक्विलिब्रियम कहाँ पे जा रहा है। इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइंड होगा? इक्विलिब्रियम विल बी डिफाइंड, अगर मान लीजिए, एक मिनट मुझे बता दो, आप लोग के इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कैसे करते हैं? ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, सीसी यही फाइंड आउट करते हैं ना, है ना? यस सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन। यही फाइंड आउट करते हैं ना। यस। तो के इक्विलिब्रियम मोस्टली डिपेंड किस पे कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन पे कर रहा है। अब इसके बाद में एक और चीज होती है विच इज के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, है ना? यस। तो अगर मैं इसको बात करूं तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा मेरा? एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ एक्चुअल डेल्टा जी बाय आर टी, या ये बनेगा। यस सर। तो यहां से मैंने ये भी डिफाइन कर दिया कि मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो किस पे डिफाइन कर रहा है? टेम्परेचर पे भी डिफाइन कर रहा है ना? यस सर, बिल्कुल सर। हाँ, तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K is a quantitative measure of the ratio of the concentration of the product to the concentration of the reactant at equilibrium। अब ये जो भी आपके कॉन्सेंट्रेशन हो गए, ये कहाँ पे हो गए? इक्विलिब्रियम पे हो गए, इक्विलिब्रियम पे होंगे, समझ गए? समझ गए? यस सर। हाँ। अब ये क्या बताता है? इट प्रोवाइड्स, अब जो के इक्विलिब्रियम होता है ये आपको और क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये आपको इंफॉर्मेशन देता है आपका एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन एंड द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम के बारे में बताता कौन है? ये के इक्विलिब्रियम ही बताता है। समझ गए? सर कैसे बताता है ये? बता रहा हूं, बता रहा हूं, खुद सोचो कैसे बताता है, पहले तो खुद सोचो, फिर उसके बाद बताऊंगा मैं। यार अभी तो हम लोगों ने डिफाइन किया यार, के इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन, के इक्विलिब्रियम को आप डिफाइन करते हैं K1/K2 से। अब K1 मेरे को बताइए, कोई रिएक्शन आप ले लीजिए खुद ही, फॉरवर्ड रिएक्शन, ओके? ओके। 12 में पढ़े नहीं आप?
पूछ चुके हैं। अब मेरे को ये बताइए, अगर मेरा K1 ज्यादा रहेगा, K1 मेरा ज्यादा रहेगा, तो नेक्स्ट, ये मेरी रिएक्शन है, A gives B, K1 इज मोर ग्रेटर देन K2। अब मुझे बताओ रिएक्शन विल बी किस डायरेक्शन में होगी, ग्राफ किस डायरेक्शन में ज्यादा बनेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट होगा क्योंकि और K1 वो ज्यादा रिएक्शन है। रेट होगा, तो यहीं पे तो डिफाइंड होगी आपकी पोजीशन K1 से ही। अब मान लो K2 मेरा मोर K2 मेरा मोर ग्रेटर देन K1 है, अब बताओ किस डायरेक्शन डिफाइंड में, बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन में, तो यही तो डिफाइन कर दिया यार पोजीशन, समझ गए, ग्रेट सर। आएगा यस दिमाग। सर। इनका डायरेक्ट रिलेशन कैसा है, K इक्विलिब्रियम इज K1 by K2, 1/2। है ना। यस सर। K1 ग्रेटर, फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मजा आया। यस सर। ठीक है, तो ये देखो वही चीज है, इसमें वही बताइए, द फिजिबिलिटी ऑफ अ यस सर। केमिकल रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, a reaction with large equilibrium constant K greater than 1 is considered to be more favorable in the forward direction, indicating that the products are favored at equilibrium. On the other hand, if the K is less than 1 is considered to be less favorable in the forward direction, indicating that the reactants are favored at equilibrium. क्या फेवर कर रहा, जब K आपका ग्रेटर देन था, यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या किए, प्रोडक्ट्स फेवर्ड किए, एंड जब K लेस देन 1 है, यहाँ पे क्या फेवर्ड किया, रिएक्टेंट आर फेवर्ड। ठीक है, आया ना, क्लियर हो गया। क्लियर। ओके, अब मुझे थोड़ा ये बताइए, अब डेल्टा जी पॉजिटिव डेल्टा जी नेगेटिव के बारे में हमने बहुत जिक्र किया, अब डेल्टा जी इक्वल टू 0 के बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं, ये क्या इंडिकेट करेगा, डेल्टा जी 0 के बारे में क्या बताएगा। सर इक्विलिब्रियम। चलिए लगा के देखिए, तो क्या काम करिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ओके, डेल्टा जी को 0 पुट करिए, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू बताइए क्या आ रहा है, पुट करिए, डेल्टा जी को 0 पुट करिए, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू बताइए क्या आ रहा है, बताओ। सर 0 1 हो जाएगा सब ना, के इक्विलिब्रियम क्या होगा, एक्सपोनेंशियल 1 0 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल के पावर में 0 1, तो के इक्विलिब्रियम कितना हो गया, 1 हो गया। अब क्या बताया, के इक्विलिब्रियम 1, के इक्विलिब्रियम 1 मतलब के रेट ऑफ इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड बैकवर्ड इज इक्वल है। हाँ, रेट ऑफ जी फॉरवर्ड बैकवर्ड K1 रिएक्शन इज इक्वल टू दोनों। K2, यस सर। इक्विलिब्रियम हो गया सर। रेट इज इक्वल टू माइनस आर इज इक्वल टू माइनस आर बी, यस सर। इक्विलिब्रियम अकर्स, हाँ या ना, यस सर। समझ गए, समझ गए। सो यस सर। तो डेल्टा जी इक्वल टू 0 ये बताता है आपको, जो आपका सिस्टम है, जो आपका सिस्टम है, ये मिनिमम फ्री एनर्जी पे वर्क कर रहा है, मिनिमम फ्री एनर्जी लग रही है अगर आपका डेल्टा जी 0 है तो, समझ गए, मिनिमम फ्री एनर्जी लग रही है, मिनिमम फ्री एनर्जी, डेल्टा जी इज 0 इंडिकेटिंग दैट द सिस्टम इज इन द स्टेट ऑफ मिनिमम फ्री एनर्जी। क्लियर है ना। क्लियर। अब यहाँ पे मेरे को बताइए, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्या दोनों भी होगा, क्या होगा, बोलो ना, will the reaction be spontaneous in the case of delta g is equals to 0, if will the case spontaneous होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या होगा बताओ, स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन और फौरन इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाएगा। कैसे होगा स्पॉन्टेनियस, सर यहाँ ये हो पे गया यार, मैं अभी बताया आप लोगों को डेल्टा जी 0, इट इज अ, इस केस में आपका मिनिमम फ्री एनर्जी लगेगा, एनर्जी रिक्वायर होगी। बताओ क्या होगा, बताओ खुद ही सोचो, आप बताओ। नॉट स्पॉन्टेनियस होगा, एनर्जी चाहिए होगी स्पॉन्टेनियस। हाँ, उसको हैपनिंग के लिए एनर्जी चाहिए, मिनिमम फ्री एनर्जी चाहिए।
बताओ बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ, स्पॉन्टेनियस होगा क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? सोचो सोचो, गिविंग यू 1 मिनट। भाई मेरे को ये बताओ, जब डेल्टा जी आपका 0 है ना, डेल्टा जी आपका 0 है, वहां पे इक्विलिब्रियम अकर कर रहा है, सबसे पहला पॉइंट है या नहीं? ये इक्विलिब्रियम स्टेट बताता है या नहीं? सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम बताता है। अब अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, कॉन्सेंट्रेशन आपका रेट सेम है, रेट इज सेम, कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, तो यार ये कैसे बताएगा कि स्पॉन्टेनियस है? स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? द रिएक्शन शुड अकर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यस सर। तो रिएक्शन अकर ही नहीं हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा ही नहीं रही है, तो स्पॉन्टेनियस होगा तो होगा कैसे? होगा ही नहीं रिएक्शन रिएक्शन की नहीं तरफ। होगा तो स्पॉन्टेनियस बोला क्यों? क्लियर हो गया? क्या होगा इस केस में? यस सर। इस केस में कोई स्पॉन्टेनिटी नहीं होगी, कोई स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, सिर्फ रिएक्शन विल बी इन द इक्विलिब्रियम। क्लियर? यस सर। ओके ग्रेट। टू समराइज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ रिएक्शन, अब देखो, अब हम लोग जैसे टू समराइज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ रिएक्शन as determined by the equilibrium constant influences the feasibility of a chemical reaction. A reaction with large equilibrium constant is more likely to occur in the proceed in the forward direction, while a reaction with small equilibrium constant is less likely to proceed in the forward direction. वही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है या नहीं? यस सर। नहीं? ओके। अब काइनेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 3 बजे से। ओके, फ्रॉम वी विल बी स्टडिंग 3 बजे से हम लोग डील करेंगे। मजा आ गया सेशन में? यस यस